तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। आज हम फिर से महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हमने हल्दी घाटी युद्ध तक जितने भी घटनाक्रम हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के जितने भी घटनाक्रम हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकबर का आक्रमण, यानी हल्दी घाटी युद्ध के जस्ट बाद अकबर है वो आक्रमण करेगा उदयपुर पे और क्या घटनाक्रम होगा वो हम देखेंगे। उसके बाद में जब अकबर है वो 1576 में उदयपुर पर आक्रमण करेगा और वो सफल नहीं हो पाता है तो वो शाहबाज खां को भेजेगा मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए और शाहबाज खां कुमलगढ़ पे 3 आक्रमण करेगा, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम 1580 की शेरपुर की घटना देखेंगे, क्या ये घटना थी उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में हुआ था और मेवाड़ का जो युद्ध है दिवेर का युद्ध जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध का है, ये क्यों का है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अंतिम आक्रमण, यानी महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर है वो 1585 में जगन्नाथ कछवा को भेजता है और ये अकबर का हम कहते हैं कि अंतिम आक्रमण था। और इसके बाद 1585 से लेके 1597 यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु तक अकबर है वो कोई आक्रमण नहीं करता है। और जब ये कोई आक्रमण नहीं करता है यानी 1585 से लेकर 1597 यानी 12 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं करता है तो इस जो समय को हम देंगे नाम शांतिकाल, ठीक है। और शांतिकाल के दौरान महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया और यहाँ पे क्या क्या कार्य करवाए उस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं और महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अकबर का आक्रमण। अब मैंने आपको कल हल्दी घाटी युद्ध पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इस युद्ध में विजय किसकी होती है। तो जब मैं आपको बता रहा था हल्दी घाटी युद्ध और मैंने आपको बताया था कि हल्दी घाटी युद्ध है वो अपने चरम पे था, दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही थी। उसी वक्त जो राजपूत सैनिक थे उन्होंने युद्ध को पहाड़ियों की तरफ मोड़ दिया और मुगल सेना ने राजपूत सेनाओं का पीछा नहीं किया, मुगल सेना चली गई वापस, यानी अकबर के पास चले गए। और अकबर के पास जब आसफ खां और मान सिंह जो कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेनापति थे ये अकबर के पास जाते हैं तो अकबर इनसे पूछता है कि हम इस युद्ध में हारे या जीते। तो मान सिंह और आसफ खां कुछ नहीं बोलते। अकबर फिर पूछता है मान सिंह और आसफ खां से, क्या तुम दोनों ने महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया? तो मान सिंह क्या कहते हैं कि नहीं बनाया। फिर अकबर पूछता है कि आपने महाराणा प्रताप को मार दिया? तो मान सिंह और आसफ खां फिर से गर्दन हिलाते हैं कि नहीं मारा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि अकबर के जो उद्देश्य थे वो इस युद्ध में सिद्ध नहीं हुए, यानी अकबर के जितने भी उद्देश्य थे उसमें वो सफल नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? महाराणा प्रताप की, और हार किसकी हुई थी? अकबर की। और इसका एक और कारण ये आपके सामने रहा, यानी इसका एक और उदाहरण, यानी अकबर का आक्रमण, यानी हल्दी घाटी युद्ध के जस्ट बाद अकबर है वो 1576 में उदयपुर पर आक्रमण करेगा। इसका मतलब अगर वो हल्दी घाटी युद्ध में जीतता तो वो आक्रमण नहीं करता और वो हारा तो इसका मतलब वो बदला लेने के लिए फिर से आक्रमण करेगा, तो वो फिर से आक्रमण करता है, इसका मतलब वो हल्दी घाटी युद्ध में हारा था। तो अब सबसे पहले अकबर का आक्रमण पढ़ेंगे। अकबर का आक्रमण है वो 1576 में होता है। कब होता है? 1576 में, ठीक है। यानी हल्दी घाटी युद्ध के जस्ट बाद अकबर है वो उदयपुर पर 1576 में आक्रमण करेगा और उदयपुर पर अधिकार कर लेगा और उदयपुर है उसका नाम रख देगा मोहम्मदाबाद। तो यहाँ पे ये छोटा सा आक्रमण है, आपको याद रखना है। अकबर 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के जस्ट बाद है वो उदयपुर पे आक्रमण करेगा और उदयपुर पर अधिकार करके उसका नाम है वो मोहम्मदाबाद कर देगा, ठीक है। उसके बाद में जब अकबर है मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार करने में असफल रहता है तो वो मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अपने जाबाज कमांडर शाहबाज खां को भेजता है और शाहबाज खां 3 बार है वो मेवाड़ पे आक्रमण करता है। और मुख्य रूप से यहाँ ये जो शाहबाज खां है वो कुमलगढ़ पे 3 आक्रमण करते हैं, ठीक है। कुमलगढ़ पे ये 3 आक्रमण करेगा। कब? एक 1577, एक 1578, एक 1579, ठीक है। ये 3 आक्रमण है वो शाहबाज खां करेगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं पहला आक्रमण। पहला आक्रमण 1577 में होता है जब ये कुमलगढ़ दुर्ग पे पहला आक्रमण करेगा। तो महाराणा प्रताप इस समय कुमलगढ़ दुर्ग में थे। जब शाहबाज खां है वो आक्रमण करेगा तो महाराणा प्रताप चले जाएंगे ईडर। महाराणा प्रताप है वो कुमलगढ़ दुर्ग से चले जाएंगे ईडर और ईडर के बाद वो आ जाएंगे चूलिया, यानी चूलिया गाँव आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये ईडर जाएंगे तो उस समय कुमलगढ़ दुर्ग है वो भाण सोनगरा को ये सौंप कर चले जाते हैं। कौन? महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप भाण सोनगरा को
दुर्ग सौंप कर आप चले जाते हैं ईडर, और ईडर से चले जाते हैं चोलिया गांव, ठीक है। और कुमलगढ़ पे शाहबाज खां पीछे से आक्रमण करता है, और 1517 में जब ये आक्रमण करता है तो भान सोनगरा को महाराणा प्रताप दुर्ग सौंप के चले गए थे। तो यहाँ पे भान सोनगरा और शाहबाज खां के मध्य युद्ध होता है, और भान सोनगरा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, और शाहबाज खां वो कुमलगढ़ पे अधिकार नहीं कर पाता है, ठीक है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप ईडर चले जाते हैं, ईडर से चले जाते हैं चूलिया, और यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है भामाशाह से। और इस समय हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो चुकी थी, और महाराणा प्रताप के पास सेना है उसको संगठित करने के लिए धन नहीं था। तो इसलिए भामाशाह को जब ये बात पता चलती है तो भामाशाह अपनी जो सारी संपत्ति है वो महाराणा प्रताप को दे देते हैं, दान में दे देते हैं। और महाराणा प्रताप को उस दिन कहते हैं कि 25 लाख रुपए और 20,000 अशरफियाँ हैं वो भामाशाह देते हैं, किसको, महाराणा प्रताप को। और इसलिए हम भामाशाह को कहते हैं मेवाड़ का उदारक। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, मेवाड़ का उदारक कहा जाता है किसको, भामाशाह को। और मेवाड़ का उदारक राणा हमीर को भी कहा जाता है। जब हमने राणा हमीर के बारे में पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भामाशाह जब महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 20,000 अशरफियाँ देते हैं, और इस रिपियों से कहते हैं कि महाराणा प्रताप है वो 25,000 सैनिकों को 12 महीनों तक यानी 1 साल तक आराम से रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके बाद में देखिएगा, जब भामाशाह ने इतने रुपए दिए महाराणा प्रताप को, तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री यानी पीएम नियुक्त किया, ठीक है। किसको नियुक्त किया, भामाशाह को। और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि भामाशाह से पहले महाराणा प्रताप के पीएम कौन हुआ करते थे, तो पीएम कौन हुआ करते थे, रामा महासाणी इनके पीएम हुआ करते थे, किनके, महाराणा प्रताप के। और महाराणा प्रताप ने इनको हटाकर यानी रामा महासाणी को हटाकर किसको नया पीएम बनाया, भामाशाह को। और ये रुपए कहते हैं कि भामाशाह और भामाशाह के भाई ताराचंद ने दिए थे। और हम कहते हैं कि भामाशाह मेवाड़ के उदारक हैं। और अब आप देखते हैं कि जो भी जैसे स्कूल में दान करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उसके आगे भामाशाह नाम है वो लगाते हैं। क्यों, क्योंकि भामाशाह है वो दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे घटनाक्रम हुए जब 1577 में पहला आक्रमण करता है कुमलगढ़ पे कौन, शाहबाज खां, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखिएगा, जो कुमलगढ़ पे फिर से आक्रमण करेगा कौन, फिर से आक्रमण कौन करेगा, शाहबाज खां। कब करेगा, अगले साल 1578, ठीक है। 1578 में आक्रमण करेगा कौन, शाहबाज खां। और इस समय कहते हैं कि इस आक्रमण में ये सफल होता है, और 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां है वो इस कुमलगढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लेता है। और ऐसा माना जाता है कि कुमलगढ़ दुर्ग पे इससे पहले किसी ने भी अधिकार नहीं किया था, किसी शत्रु ने अधिकार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे एक दिन के लिए 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां वो इस दुर्ग पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। जब शाहबाज खां इस दुर्ग पे अधिकार कर लेता है तो अब कुमलगढ़ है वो महाराणा प्रताप के हाथों से चला गया। तो इसलिए महाराणा प्रताप है वो आबरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब 1578 में कुमलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खां का अधिकार हो जाता है तो उस समय जो अस्थायी राजधानी बनाते हैं महाराणा प्रताप, वो किसको बनाते हैं, तो आबरगढ़ को बनाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ये 1578 में अधिकार तो कर लेता है लेकिन लंबे समय तक अधिकार नहीं ये बनाए रख पाता है। और इसके बाद में ये 1579 में फिर से आक्रमण करता है। यानी ये 1578 में अधिकार तो कर लेता है लेकिन लंबे समय तक इसको बनाए नहीं रख पाता है। और उसके बाद में अगले साल फिर से वो आक्रमण करता है और इसमें भी वो असफल होता है, यानी 2 असफल होता है और 1 बार अधिकार करने में सफल होता है, ठीक है। इस प्रकार है वो हम कहते हैं कि शाहबाज खां भी मेवाड़ पर यानी संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार करने में असफल रहता है और वो महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करा पाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए या फिर अकबर मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए एक बंदे को और भेजता है, नाम है रहीम जी। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, और आपने हिंदी में रहीम जी के दोहे पढ़े होंगे, ये वही रहीम जी है, ठीक है। तो 1580 में रहीम जी को है वो भेजते हैं कौन, अकबर भेजता है रहीम जी को। रहीम जी यहाँ शेरपुर उदयपुर में पढ़ते हैं, यहाँ के रहने लगते हैं। और यहाँ पे रहीम जी क्या करते हैं, सारे दिन महाराणा प्रताप पे आक्रमण करते नहीं,
आराम से बैठे अपने दोहे लिखते। और एक दिन कहते हैं कि दोहे लिखते लिखते रहीम जी ऐसे ही बैठे हुए थे अपने कैंप में, यानी मुगल कैंप में बैठे हुए थे और शिकार खेलने चले गए और अपने परिवार को यहाँ पे, सॉरी मेवाड़ लिख दिया, अपने परिवार को या अपनी बेगमों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं शेरपुर में और ये शिकार खेलने हुए निकल जाते हैं। और इधर से शेरपुर के पास से अमर सिंह है वो गुजरता है, यानी मुगल कैंपों के पास जो शेरपुर में थे उसके पास से अमर सिंह है वो गुजर रहा था। अमर सिंह देखता है कि यहाँ पे मुगल सैनिक है ही नहीं, तो अमर सिंह है वो शेरपुर पे क्या करता है, आक्रमण करता है और यहाँ पे जो रहीम जी की बेग में थी, रहीम जी का परिवार था, उसको क्या करता है वो गिरफ्तार कर लेता है और महाराणा प्रताप के पास है वो ले जाता है। और जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चलती है कि अमर सिंह ने रहीम जी के परिवार या बेगमों को है वो गिरफ्तार कर लिया, तो महाराणा प्रताप है वो अमर सिंह को डांटते हैं और महाराणा प्रताप को थप्पड़ मार महाराणा प्रताप है वो अमर सिंह को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि जो रहीम जी की बेगमें थी उनको सह समान है वो रहीम जी के पास शेरपुर जो कि उदयपुर में पड़ता है वहाँ पे ये क्या है सह समान लौटा देते हैं, किसको, रहीम जी को, रहीम जी की बेग में। ठीक है, तो इस पे हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व देखिए, महाराणा प्रताप यहाँ पे एकमात्र यानी वीर योद्धा नहीं थे, वो इसी के साथ साथ बहुत सारे जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसके धनी थे। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए नारी के प्रति उनकी सम्मान की भावना, तो इसका मतलब वो कितने बड़े व्यक्तित्व या चरित्र रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जब कहते हैं कि ये सारी घटना रहीम जी को पता चलता है कि अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हैं वो आए थे और मेरी बेग में उनको उठाकर ले गए, लेकिन जब महाराणा प्रताप को ये बात पता चलती है तो महाराणा प्रताप सहसमान वो बेगमों को हैं वो मेरी बेगमों को लुटा देते हैं। ठीक है, ये बात है वो रहीम जी को, जो रहीम जी की बेग में थी वो आके बताती है। तो रहीम जी कहते हैं कि एक दोहा लिखते हैं और महाराणा प्रताप को भेजते हैं कि धर्म रेसी दरा खप जासी कोषाण, यानी ये जो मुगल हैं ये एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हे महाराणा जो आपकी दरा है, जो आपका धर्म है, यानी आपकी जो मेवाड़ की पवित्र दरा है और ये आपका जो धर्म है ये हमेशा है वो संसार में अमर रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार का दुआ लिख के भेजते हैं कौन, रहीम जी। ठीक है, तो ये थी शेरपुर की घटना, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं दिवेर का युद्ध। अब यहाँ पे रहीम जी है वो भी यहाँ पे असफल होते हैं, यानी महाराणा प्रताप पे ज़्यादा आक्रमण तो ये करते नहीं है। ठीक है, तो ये भी असफल होते हैं। उसके बाद में अकबर क्या करता है, 1582 में अपने चाचा सुल्तान खां को ये भेजता है जो कि अकबर का अंकल था। तो ये सुल्तान खां आता है और प्लानिंग के साथ आता है पूरा, और ये क्या करता है, ये चौकियाँ, मुगल चौकियाँ बनाता है अलग अलग, यानी 4 चौकियाँ ये बनाता है, वो हम देखते हैं। तो एक तो देवारी उदयपुर में चौकी बनाता है। ठीक है, उसके बाद में एक देसूरी जो कि पाली में एक चौकी बनाता है, मुगल चौकी। उसके बाद में एक ये देवल में बनाते हैं, देवल पड़ती है डूंगरपुर में। उसके अलावा एक जो मेन चौकी थी वो दिवेर में बनाते हैं और दिवेर पड़ता है आपका राजसमंद में। और इस चौकी में क्या था, सुल्तान का था, इस चौकी में खुद सुल्तान का था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 4 मुगल चौकियाँ थी, एक देवारी उदयपुर में, एक देसूरी पाली में, एक देवल डूंगरपुर में, एक और जो मेन चौकी थी वो थी दिवेर, और ये कहाँ पे थी, राजसमंद में, और यहाँ पे सुल्तान खां है वो यहाँ पे था। ठीक है, अब एक दिन कहते हैं कि महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह दोनों कुछ सैनिकों के साथ आते हैं और यहाँ पे जो दिवेर चौकी थी जिसमें सुल्तान खां मौजूद था, और सुल्तान खां एक बहुत बड़ी सेना के साथ यहाँ पे दिवेर में था, तो ये महाराणा प्रताप है वो आक्रमण कर देते हैं और दोनों के मध्य युद्ध होता है, यानी सुल्तान खां और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में कहते हैं कि अमर सिंह अपनी तलवार से सुल्तान खां को बीच में से चीर देता है, यानी कहते हैं कि अमर सिंह है वो तलवार ऐसे सुल्तान खां को मारते हैं और सुल्तान खां के घोड़े से बीच में से चीर देते हैं। ठीक है, इतनी मतलब तेज़ी से वो तलवार मारते हैं, किसको, सुल्तान खां को। और इस युद्ध में हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक छोटी सी सेना लेकर आते हैं और सुल्तान खां की एक बहुत बड़ी सेना को हरा देते हैं। और जब ऐसा टोड देखता है, टोड दिवेर के युद्ध में पढ़ता है, दिवेर के युद्ध के बारे में टोड पढ़ता है, तो टोड कहता है कि ये तो मेवाड़ का मैराथन है, यानी मैराथन युद्ध में, यानी मैराथन युद्ध क्या था अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और यानी कर्नल जेम्स टोड ने जो दिवेर के युद्ध है इसको तो मेवाड़ की मैराथन युद्ध की संज्ञा दी है, जबकि जो हल्दी घाटी युद्ध है उसको
तोड़ने क्या गए मेवाड़ की थर्मोपोली। तो अब हम देखते हैं कि मैराथन और थर्मोपोली क्या है। ठीक है, ये देखते हैं, ये युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये मैराथन क्या है और ये थर्मोपोली क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा मैराथन। मैराथन ये कहते हैं कि यूनान, जो ग्रीस वर्तमान में जिसको आप ग्रीस देश कहते हैं, उसमें ये स्थान पड़ता है मैराथन। ठीक है, और यहाँ पे मैराथन का युद्ध होता है 480 ईसा पूर्व, यानी 480 ईसा पूर्व की घटना है। और कहते हैं कि ईरान का शासक हुआ करता था, ईरान का शासक हुआ करता था डेरियस। ठीक है, और ईरान को प्राचीन काल में फारस या फिर पर्शिया कहा जाता था। ठीक है, तो यानी या हम कह सकते हैं ईरान, फारस या पर्शिया का शासक हुआ करता था डेरियस। और अपने वालों को डेरियस नाम आता नहीं था, तो अपने वाले कहते थे कि ना तो हम डेरियस को जानते ना फेरियस को, हमारे लिए तो ये क्या है दारा। तो अपने वाले डेरियस को क्या कहा करते थे, दारा कहा करते थे। तो कहते हैं कि जो ईरान या फारस या पर्शिया का जो शासक था डेरियस, वो कहते हैं कि यूनान, जिसे वर्तमान में आप ग्रीस कहते हैं, उस पर आक्रमण करता है कौन, डेरियस। ठीक है, और यूनान में मुख्य रूप से कहाँ पे आक्रमण करता है डेरियस करता है एथेंस पे। ठीक है, यानी यूनान जो वर्तमान में आप ग्रीस कहते हैं उसको, उसके दो बड़े राज्य थे, एक एथेंस उस समय और दूसरा था स्पार्टा। ये दो बड़े राज्य थे। ठीक है, स्पार्टा उस समय कहते हैं कि सैनिकों के लिए जाना जाता था, यानी जो स्पार्टन जो पीपल थे वो क्या थे, युद्ध में पारंगत थे। ठीक है, युद्ध के लिए जाने जाते थे। जबकि जो एथेंस राज्य के जो पीपल थे वो क्या थे, वो शिक्षा के लिए जाने जाते थे पूरे विश्व में। ठीक है, और हम पढ़ते हैं कि सुकरात, जो अरस्तु है, प्लेटो है, वो सारे जितने भी दार्शनिक हैं वो एथेंस के थे। ठीक है, यानी यूनान या ग्रीस में एक राज्य एथेंस वहाँ के थे। ठीक है, तो इसलिए डेरियस आक्रमण कहाँ पे कर रहा है, एथेंस पे। ठीक है, और सैनिक जो सेना यानी लड़ना कौन जानता है, तो स्पार्टा। तो इसलिए एथेंस को जब सूचना मिलती है कि डेरियस है जो कि ईरान का शासक है, वो आक्रमण कर रहा है हमारे राज्य पे, तो यहाँ पे एक बंदा था फिसिपिडीज, यानी फिसिपिडीज नाम का बंदा था, उसको एथेंस वाले भेजते हैं कि आप जाओ स्पार्टा, और स्पार्टा वालों से कहो कि ईरान के शासक डेरियस का आक्रमण हो रहा है और आप है वो हमारी सहायता कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिसिपिडीज कहते हैं कि इस दिन 2 दिन यानी 48 घंटों में लगभग 150 मील की यात्रा, यानी उस समय कहते हैं कि बारिश हो रही थी और जो घोड़े वगैरह थे वो चल नहीं पा रहे थे, तो फिसिपिडीज कहते हैं कि पैदल चल के गया था और एक लंबी दूरी तय की थी 48 घंटों में, लगभग 150-200 मील है वो चला था, और जहाँ के स्पार्टा है वहाँ पे पहुँचता है, स्पार्टा राज्य पहुँचता है। और स्पार्टा वाले जो लोग थे उनसे सहायता मांगते हैं, लेकिन स्पार्टा वाले फिसिपिडीज की सहायता नहीं करते हैं। स्पार्टा वाली सहायता किसकी नहीं करते, एथेंस की। और फिसिपिडीज यहाँ से फिर से भागता है और एथेंस आता है, और यहाँ पे एथेंस का कहते हैं कि जो एथेंस की जो सेना थी उसका सेनापति था मिल्टिडियाज। ठीक है, तो मिल्टिडियाज के नेतृत्व में एथेंस है वो लड़ता है, और ईरान की यानी ईरान के शासक डेरियस या दारा की जो बहुत बड़ी सेना थी उसको मैराथन के युद्ध में, यानी जो 480 ईसा पूर्व पहले हुआ था, इसमें मिल्टिडियाज के नेतृत्व में जो एथेंस की सेना है वो डेरियस की सेना जो कि बहुत बड़ी थी उसको हरा देते हैं। और इसी कारण जो कर्नल जेम्स टोड है वो तुलना करते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार मैराथन के युद्ध में ईरान के शासक डेरियस की बहुत बड़ी सेना को एथेंस के एक छोटी सी सेना ने हरा दिया था, उसी प्रकार डिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की बहुत छोटी सेना ने बहुत बड़ी मुगल सेना को हरा दिया। इस प्रकार है वो टोड है वो तुलना करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया मैराथन युद्ध, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थर्मोपोली। ठीक है, अब डेरियस जो कि ईरान का शासक था, जिसे हम दारा कहते हैं, वो इस युद्ध में हार जाता है। तो इसका पुत्र है वो, उसका नाम था जर्कसीज। यहाँ पे थोड़ा मार्कर में शाही कम है। तो जर्कसीज जो कि डेरियस का पुत्र था, ये अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए 490 ईसा पूर्व, मैंने गलत बता दिया, वो 490 था, ये 480 है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने गलत बता दिया आपको 490, क्योंकि ये ईसा पूर्व है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो गई। ठीक है, वो 490 और ये 480, यानी 10 साल बाद डेरियस जो कि ईरान का शासक था उसका पुत्र था जर्कसीज, वो अपने पिता डेरियस की हार का बदला लेने के लिए फिर से आक्रमण करता है किस पे, एथेंस पे। एथेंस व स्पार्टा दोनों पे करता है ये। ठीक है, और ये आप सभी जानते हैं कि ये यूनान या ग्रीस के क्या थे, राज्य थे। जब ये एथेंस और स्पार्टा पे जर्कसीज है वो आक्रमण करता है, तो उसमें कहते हैं कि स्पार्टा का जो
बंदा था, उसका नाम था लियोनिडास। और लियोनिडास की नेतृत्व में जो 300 स्पार्टा सैनिक थे, यानी 300 स्पार्टा सैनिक। और इसके अलावा कहते हैं कि सेना बहुत बड़ी थी, यानी जर्कसीज की सेना बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे कहते हैं कि जो एथेंस और स्पार्टा इस युद्ध में मिलकर लड़ते हैं, किसके विरुद्ध? जर्कसीज के विरुद्ध। और कहते हैं कि एथेंस और स्पार्टा की भी सेना बड़ी थी, लगभग 10,000 की सेना थी, ठीक है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो स्पार्टा सैनिक थे वो 300 ही थे, और नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोनिडास। और लियोनिडास और जर्कसीज के बीच थर्मोपोली का युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध में कहते हैं कि लियोनिडास और जो 300 स्पार्टन सैनिक थे, उन्होंने जर्कसीज, जो कि बहुत बड़ा सेना लेकर आया था, उसको हरा देते हैं, ठीक है। और टोड फिर से कहते हैं कि जिस प्रकार ईरान के शासक जर्कसीज की बहुत बड़ी सेना को लियोनिडास और उसके 300 स्पार्टन सैनिकों ने हरा दिया था, उसी प्रकार हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की बहुत बड़ी मुगल सेना को किसने हरा दिया था? हल्दी घाटी युद्ध में किसने हरा दिया था? महाराणा प्रताप ने हरा दिया था, ठीक है। इस प्रकार ये जो टोड है वो तुलना करते हैं। अब हम देखते हैं अंतिम आक्रमण। अब हम अंतिम आक्रमण देखते हैं। अंतिम आक्रमण होता है आपका जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में, ठीक है। और ये दोनों हम चीज़ें कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कल हम महाराणा प्रताप के बारे में टोटल पढ़ लेंगे। धन्यवाद।